हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट किया था, राइट। और मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स भी बताया था। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होते हैं। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, AO मींस एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एक का एनर्जी कम होगा, एक का एनर्जी ज्यादा होगा। जिसका एनर्जी कम होगा वो रिलेटिवली स्टेबल होगा और इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मींस एक का एनर्जी डिक्रीज होगा, राइट, और इसे बोलेंगे हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरे वाले का एनर्जी डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, और इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इसमें रिपल्शन होगा और इस ऑर्बिटल में अट्रैक्शन होगा। इतना तो हमने देखा था। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए ये सॉरी ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेट्स से डेल्टा A से इंक्रीज हो रहा है और बॉन्डिंग वाले का एनर्जी डेल्टा B से डिक्रीज हो रहा है, अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक, तो एंटी बॉन्डिंग में जितना से इंक्रीज होगा उतना ही बॉन्डिंग से एनर्जी डिक्रीज नहीं होगा। मींस यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा A का वैल्यू डेल्टा B से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मींस यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी इंक्रीज होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, बॉन्डिंग में एनर्जी थोड़ा कम डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक ये देते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्शन है। इस बॉन्डिंग में क्या होता है, अट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, राइट। लेकिन मान लीजिए अगर एक एटम है, दूसरा एटम है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिपल्शन रिलेटिवली ज्यादा होता है अट्रैक्शन से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपल्शन किसके किसके बीच में होता है। रिपल्शन यहाँ पे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। लेकिन अगर अट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड रहेंगे, चार्ज में डिस्पर्स्ड रहेगा। इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ रहेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, राइट। लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक ही प्लेस पे कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज रहेगा, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज रहेगा। न्यूक्लियस में बेसिकली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और ये फिक्स्ड पोजीशन पे रहेगा। तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन लगता है। इसीलिए रिपल्शन वाला फैक्टर थोड़ा सा डोमिनेट करता है। इनकेस अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों एनर्जी सेम होते हैं क्या, तो बस आपको आंसर देना नहीं। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम होता है। ये लाइन याद रखें आप। फिर हमने लास्ट क्लास में फिर से ये बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं। तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, राइट। अब देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे होता है। तो चलिए वेरी इजी, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसा कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि दो टाइप की ओवरलैपिंग होते हैं जनरली, एक तो एक्सियल, दूसरा साइडवेज। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, राइट। तो यहाँ पे अब मेनली हम लोग दो ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग, इसे सिग्मा बनेगा। सेकेंड साइडवेज ओवरलैपिंग, यहाँ बेसिकली पाई बनेगा। क्लियर है? मैं आपको एक चीज और बता दूंगा
अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वेव मानने वाले हैं, तो जो ऑर्बिटल होंगे सेम फेज में भी ओवरलैप कर सकते हैं और अपोजिट फेज में भी ओवरलैप कर सकते हैं। सेम फेज में ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेज में अगर ओवरलैप करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं कि जो एस ऑर्बिटल है, पहले ओवरलैपिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो एस ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही फेज में रहेगा। आइदर ये पॉजिटिव लिख सकते हैं अपन या नेगेटिव लिख सकते हैं। एस ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस फेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पे प्लस है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बस ये मानना है ये जो फेज मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन वेव, ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस। अगर मान लीजिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस अगर ओवरलैप करे मतलब है जस्ट सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रहा है। माइनस माइनस ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब है सेम फेज में, दोनों माइनस माइनस है मींस दोनों का फेज सेम है। एक प्लस है दूसरा माइनस है, ओवरलैप कर रहा है। प्लस और माइनस मींस ये अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहा है। प्लस माइनस साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फेज से है, ठीक ना। पी ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पी ऑर्बिटल में एक प्लस होगा तो दूसरे का फेज अपोजिट होता है। पी ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और एक आप थोड़ा सा अभी ध्यान रखें, डी के लिए भी, डी में अगर 4 लूप्स हैं तो डी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, प्लस प्लस माइनस माइनस, दो सेम फेज दो अपोजिट फेज। तो डी ऑर्बिटल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक आप ये ध्यान रखें, जैसे केमिकल इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, अपन इसका यूज करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब क्या होगा अगर मैं ओवरलैपिंग करूंगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड किसमें बनता है? सबको पता है कि एस के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक एस ऑर्बिटल है दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें। ये भी प्लस लिखा है, यहाँ भी प्लस लिखा है, मतलब ये सेम फेज में हो गए। सेम फेज में हो गए इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा मींस बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। नहीं चमका? प्लस एंड प्लस मींस दोनों सेम फेज में ओवरलैप करेंगे। सेम फेज में ओवरलैप करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इट मींस बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और यहाँ से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या होगा यहाँ पे दोनों ओवरलैप करके यहाँ पे प्लस प्लस, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक प्लस और दूसरा ऐसे अपोजिट फेज हो जाए, माइनस हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है मींस ये दोनों अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज में आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस क्या होने वाला है? यहाँ पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन से क्या होगा? ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ से दूर दूर जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? मींस यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा रहेगा, दूसरा भी ऐसे जैसे दूर जाएगा। जैसे आप इनको पास में लाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने से बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगा। मींस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ऐसे होगा। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे यार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? अगर मान लीजिए मैंने कोई पी ऑर्बिटल ले लिया, लेट्स से पी जेड है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मान लीजिए मेरा जेड एक्सिस है। पीजेड ऑर्बिटल है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, फिर से यहाँ भी एक पीजेड ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस है, प्लस एंड माइनस है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप करेंगे, दोनों प्लस एंड प्लस है, सेम साइन है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, राइट? और ये बीच में ये अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी, लोब का साइज डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा अट्रैक्शन के कारण, इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इस लोब को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, सिंपल है। फिर से देखते हैं,
यहाँ पे मान लीजिए एक पीजेड ऑर्बिटल प्लस माइनस और दूसरा पीजेड ऑर्बिटल ऐसा है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब देखिए क्या होगा, प्लस एंड माइनस दोनों अपोजिट फेज है, जैसे ही पास में लाएंगे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, बस उनको ध्यान से देखिए आप, ये प्लस एंड माइनस से अपोजिट फेज में मीट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि यिंग में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इस लोब में अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा, इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। मींस डायग्राम हम कैसे बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये लोब रहेगा, इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, इधर भी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस। ये पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे अगर रिपल्शन होगा, रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लोब में इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे माइनस वाले लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा। यहाँ पे रिपल्शन होगा तो माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। फिर से यार, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर है। अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, प्लस और माइनस माइनस, अब सोचिए क्या होगा। यहाँ पे माइनस लिखा है, अब फिर आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, माइनस है क्या, तो आपको शायद पता होगा कि नेगेटिव है, ये इसका अपोजिट फेज है। देखिए अपोजिट फेज में दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, अपोजिट फेज में दोनों ऐड हो रहे थे। अगर अपोजिट फेज में दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैसे दिमाग लगाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या। मींस आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव फेज है और इसमें पॉजिटिव फेज ऐड हो रहा है। आप क्या बोलेंगे कि ये फिर से ऑलमोस्ट ऐसा, मींस आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन मैं इसी को शॉर्ट में क्या कर देते हैं, अपन ऐसा बना देते हैं। आई होप इतना क्लियर है। फिर से ये बॉन्ड सिग्मा है, जिसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बॉन्ड में सिग्मा बन रहा है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है, इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। पी एंड पी में ये भी बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंटी बॉन्डिंग है, इसको अपन सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। एस एस के साथ पी पी के साथ एक बार सिग्मा बॉन्ड और बन जाए एस एंड पी में। अगर एस एंड पी में, चलिए मैं यहाँ पे बना दूं, एस एंड पी में कैसे बनेगा, मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल है प्लस दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए ये दोनों मीट हो रहे हैं, ये सेम फेज में मीट हो रहा है, बिकॉज ये एस ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे अटैच होगा, दोनों सेम फेज में मीट हो रहे हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, अब सोचिए क्या होगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगा, प्लस माइनस प्लस। ये बॉन्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा स्टार होगा। आई होप क्लियर है। मैं भी इसको हटा दूं, जैसे आप माइनस वाला भी आपको समझ में आएगा, ठीक, कहीं भी माइनस है, बस याद रखना है वैसे यूजुअली प्लस दिया है, कहीं माइनस दिया है तो क्या करेंगे आप इसको रिवर्स कर दीजिए, माइनस है प्लस वाले को माइनस मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए। ये अगर नोट कर लिया। अब एक चीज और आ जाए, आपने नोडल प्लेन पढ़ा होगा, नेक्स्ट टर्म है हमारा, यहीं पे टर्म छोटा सा ही, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, एंड सेकेंड कंडीशन है it must pass through center of orbit, center of nucleus, right। अब यहाँ पे सोचिए आप कि ये जो मॉलिक्यूल है
यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका सेंटर यहाँ पे है, राइट। अगर मैं सेंटर से कोई भी ऐसे प्लेन लूं, कोई भी ऐसा प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, आपका आंसर होगा नहीं। इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नोडल प्लेन कितने होंगे, तो यहाँ पे 0 नोडल प्लेन होंगे। तो नोडल प्लेन का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, राइट। यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों ऑर्बिटल का सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, दोनों का सेंटर यहाँ पे है। ध्यान से समझे आप। मान लीजिए इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का सेंटर यहाँ पे, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का सेंटर यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे होंगे। इन दोनों का सेंटर यहाँ पे होने वाला है, राइट। इस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर यहाँ पे रहेगा। आप देख सकते हैं कि अगर यहां से अगर मैं ऐसे प्लेन लूं, राइट, इस प्लेन में ये बेसिकली सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल से पास हो रहा है। एंड सेकंड कंडीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी 0 है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में नोडल प्लेन का नंबर कितना है 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ पे, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का सेंटर, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का सेंटर यहाँ पे। अब सोचिए दोनों का सेंटर कहाँ पे होगा। मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर यहाँ पे होगा, राइट। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पास होता हुआ कोई भी ऐसा प्लेन सोचिए, कोई ऐसा प्लेन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे, ये यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे, सेंटर इनसे पास होता हुआ मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पास होता हुआ ये देखिए 1 प्लेन दिख रहा है, इसलिए इसमें बोलेंगे नोडल प्लेन का नंबर कितना है 1 है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे सोचे आप, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले का देखिए इसका सेंटर इधर रहा होगा, इसका सेंटर यहाँ है, दोनों का सेंटर, इन दोनों का, ये सेंटर यहाँ पे था पी का, इसका सेंटर यहाँ पे, इन दोनों का सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। क्लियर है क्या। और अगर देखा जाए तो यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा, इसलिए नोडल प्लेन का नंबर 0 होगा। बहुत सारे लोग गलती करेंगे, यहाँ से कोई प्लेन पास कर देंगे। इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, लेकिन सेकंड कंडीशन इट मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ ऑर्बिटल। इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से कोई प्लेन मिल रहा है क्या, नहीं, इसीलिए इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करें इस मॉलिक्यूल में, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इस सेंटर यहाँ पे, सेंटर इन दोनों से पास होता हुआ ये मॉलिक्यूल का सेंटर दिख रहा है, राइट। यहाँ से प्लेन आपको मिल रहा है, इनसे बोल सकता हूँ यहाँ पे नोडल प्लेन इक्वल्स टू 1, राइट। नोट कर लीजिए। अब आपको अगर ये समझ में आ गया नोडल प्लेन का नंबर, कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आपको ये समझ में आ गया। एक और टर्म है यहाँ पे, एक होता है जीरेड ऑर्बिटल, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है अनजीरेड ऑर्बिटल। तो जीरेड और अनजीरेड क्या होते हैं, एक तो बहुत ही सिंपल सा की पॉइंट है। जीरेड मीन्स अगर नोडल प्लेन का नंबर इवन है, इवन नंबर समझ आता है 0, 2, 4, 6, अगर नोडल प्लेन का नंबर इवन है तो इसे बोलेंगे जीरेड ऑर्बिटल। अगर नोडल प्लेन का नंबर ऑड है तो इसे बोलेंगे अनजीरेड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए नोडल प्लेन का नंबर 0, मतलब नोडल प्लेन का नंबर 0 होने का मतलब है कि ये इवन है, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा जीरेड है। यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर ऑड है, इसलिए सिग्मा स्टार अनजीरेड है। यहाँ पे इवन है तो ये सिग्मा जीरेड, यहाँ पे सिग्मा स्टार अनजीरेड होगा। ये वाला नोडल प्लेन इवन तो सिग्मा जीरेड, सिग्मा स्टार अनजीरेड। क्लियर है क्या। चलिए आप जीरेड का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए कि इफ नोडल प्लेन is in even number, जीरेड में लिखिए कि if nodal plane is in even number it is जीरेड,
अनजीरेड में लिखिए, अनजीरेड में if nodal plane is in opposite, sorry, if number of nodal plane is odd number, if number of nodal plane is odd number, then it is ungeared. एक ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है जीरेड और अनजीरेड फाइंड करने का। अब क्या करें, जो भी सेंटर ऑफ ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इससे दोनों साइड में आप इक्वल डिस्टेंस चले। क्या करना है आपको, दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस चले, मतलब इधर भी गया इधर भी गया, दोनों साइड अगर फेज सेम है, सेम फेज मिल रहा है, दोनों साइड अगर सेम फेज है तब ये जीरो हो जाएगा। दोनों साइड अगर अपोजिट फेज है तो ये अनजीरेड हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में दोनों साइड गया सेम फेज मिल रहा है जीरेड, यहाँ पे दोनों साइड गया अपोजिट फेज मिल रहा है अनजीरेड, यहाँ पे दोनों साइड गया सेम फेज ही मिल रहा है जीरेड, यहाँ पे दोनों साइड गया अपोजिट फेज मिल रहा है, जस्ट पास में जाना है, अपोजिट फेज मिल रहा है अनजीरेड। यहाँ पे देखिए दोनों साइड गया जस्ट पास में ही, बहुत दूर नहीं, इमीडिएट विसिनिटी में देखिए दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस गए, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये पूरा ही प्लस है, तो प्लस प्लस मीन्स सेम है इसलिए ये जीरेड। यहाँ पे दोनों साइड गया अपोजिट मिल रहा है इसीलिए ये अनजीरेड है। तो जीरेड अनजीरेड देखने का दो मेथड है, एक तो आप नोडल प्लेन के नंबर से देख सकते हैं, या सेकंड आप सेंटर से जस्ट पास में दोनों अपोजिट डिस्टेंस में जाएं और अपोजिट साइड में जाने से अगर फेज सेम है तो इसे बोलेंगे जीरेड, अगर अपोजिट फेज मिल रहा है तो ये हो जाएगा अनजीरेड। तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं, नोट में लिखिए कि if we move equal distance in the opposite direction, देखिए कि if we move equal distance in opposite direction of molecular orbital, if we move equal distance in opposite direction of molecular orbital, in equal direction of, in opposite direction of, if we move equal distance in opposite direction of molecular orbital and sign of wave function remains same, and sign of wave function remains same, and sign of wave function remains same, then it is जीरेड, then it is जीरेड, then it is जीरेड, otherwise it will be unजीरेड। ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यार जो सिग्मा है बॉन्डिंग है वो जीरेड, एंटी बॉन्डिंग है अनजीरेड, बॉन्डिंग है जीरेड, एंटी बॉन्डिंग है अनजीरेड, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑलवेज वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए अपन देखते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग आपको समझ में आता है, जैसे अगर पी ऑर्बिटल अगर ऐसे ओवरलैप करें तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, राइट। फिर से यार अगर मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है, पी ले लेते हैं अपन, लेते ऐसा है पी और दूसरा पी भी ऐसा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जब दोनों मिक्स होंगे, अब देखिए सेम फेज में मीट हो रहे हैं, यहाँ भी सेम फेज में मीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा ये भी ऐसा अट्रैक्शन होगा, दोनों में पास में आएंगे, समझ में आ रहा है। और आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा ऊपर बना दो और ऐसा नीचे बना दो, इधर प्लस इधर माइनस। ये पाई बॉन्ड है और ये बॉन्डिंग है, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इसको बोलेंगे पाई। क्लियर है?
नेक्स्ट अगर मान लीजिए एक p ऑर्बिटल है और दूसरा भी p ऑर्बिटल है, प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो, मतलब ये दोनों अपोजिट फेज में। अब क्या होगा जब ये दोनों आएंगे पास में, अब तो इनमें रिपल्शन होगा यार, दोनों अपोजिट फेज में आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो अब इनमें रिपल्शन होगा, तो पास में नहीं आएंगे, ये क्या होंगे ऐसे दूर जाएंगे, राइट। तो ये क्या होगा, ये ऐसे ये दूर जाएगा और ये वाला भी यहाँ से ऐसे इससे दूर भागेगा, क्योंकि इनमें रिपल्शन होगा। ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं कोई p ऑर्बिटल ले लूं प्लस माइनस और कोई d ऑर्बिटल ले लूं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा है। अब क्या होगा, अब जब ये पास में आएगा तो ये प्लस और प्लस सेम फेज, ये भी सेम फेज, तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने का मतलब है यहाँ पे जब मैं लिखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसमें अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लोब में इंक्रीज हो रहा है, इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ भी इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस लोब का साइज अपन ऐसे स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस, क्लियर है। फिर से यहाँ पे सिंस अट्रैक्शन हुआ है तो इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे अपन पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। लेकिन यार अगर मैं यही रिवर्स कर दूं, मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों सेम फेज, ये भी दोनों सेम फेज, और प्लस माइनस। अब सोचिए क्या होगा इस केस में, यहाँ पे दोनों अपोजिट फेज में मीट हो रहे हैं, तो अगर अपोजिट फेज में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट फेज में होने से इस केस में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होने से ये वाला बॉन्ड भी, ये ऑर्बिटल इधर आएगा, इससे दूर भागेगा, मींस ये ऐसे ऐसे, और ये भी क्या हो, रिपल्शन से इस लूप में इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेंगे, तो इस लूप का साइज इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ भी साइज इंक्रीज होगा, इन दोनों का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट चलता, रिपल्शन हो रहा है इन दोनों में, इस लूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इस लूप का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इस लूप का साइज डिक्रीज होगा। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको पाई स्टार बोलेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कोई dxy, दूसरा एक d ऑर्बिटल दूसरे d ऑर्बिटल से अगर अपन बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक d ऑर्बिटल दूसरे d ऑर्बिटल के साथ मान लीजिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब सोचिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब दोनों यहाँ से मीट हो रहे हैं, प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस और प्लस, दोनों अपोजिट फेज में मीट हो रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने से क्या होने वाला है, ये इस लूप का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज होगा, यहाँ भी इसका डिक्रीज, इसका इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, क्लियर है। तो ये फिर से ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसको अपन पाई स्टार बोलेंगे। यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे मान लीजिए डी ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और दूसरा डी ऑर्बिटल प्लस प्लस माइनस माइनस। अब क्या होगा, या दोनों मीट होंगे, तो ये देखिए सेम फेज में मीट हो रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे ऐसा इस लूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस,
ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे पाई रहेगा। आई होप इतना क्लियर है। ऑलराइट, चलिए नोट कर लीजिए। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं यहाँ पे कि यार नोडल प्लेन का नंबर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल इन दोनों का सेंटर, इसका सेंटर इसका सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक प्लेन दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा, तो इस केस में नोडल प्लेन का नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर क्या होगा, 1 होगा। इस केस में इन दोनों का सेंटर ये है, तो यहाँ से एक ऊपर से प्लेन और एक यहाँ पे ऐसा प्लेन दिख रहा है। दो प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसलिए यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। सिंस यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर इवन है इसलिए इसको बोलेंगे जीरेड, यहाँ पे ऑड है इसलिए इसको बोलेंगे अनजीरेड। तो ये पाई जीरेड होगा, सॉरी पाई अनजीरेड होगा और ये पाई स्टार क्या होगा, जीरेड होगा, राइट। यहाँ पे देखिए इन दोनों का सेंटर, फिर से गलती यहाँ नहीं करना है। इसका सेंटर देखिए यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे है, मींस एक सेंटर यहाँ पे एक सेंटर यहाँ पे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का सेंटर है, तो दोनों का सेंटर कुछ यहाँ पे होने वाला है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ऑर्बिटल है, ये नोडल प्लेन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, तो यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे पाई क्या बोलेंगे, पाई अनजीरेड। इस केस में देखिए दोनों का सेंटर, एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, मतलब एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, तो कॉमन सेंटर दोनों का यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 नोडल प्लेन दिख रहा है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर, अच्छा एक ये और एक ये, राइट। तो नोडल प्लेन का नंबर 2 हो गया, तो इसको बोलेंगे पाई स्टार जीरेड। अच्छा बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार ये भी तो नोडल प्लेन हो सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बस मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया है, वैसे ये डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। ये ऐसा डिस्टेंस है बस एक ही प्लेन होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेंगे। आपने थोड़ा सा भी टिल्ट किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये बस मैंने आपको ड्रॉ किया है इतना दूर दूर, ठीक ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, एकदम पास में ही रहेंगे। ऐसा रहेगा कि बस बीच में से एक प्लेन रहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, थोड़ा सा भी अगर आपने प्लेन को टिल्ट किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो वो नोडल प्लेन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का सेंटर यहाँ पे है, तो इस केस में भी 2 नोडल प्लेन दिख रहा है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर 2 है, नोडल प्लेन का नंबर 2, इसको बोलेंगे पाई स्टार जीरेड। इस केस में दोनों का सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन का नंबर 1 है, मीन्स यहाँ पे नोडल प्लेन 1, तो इसको बोलेंगे पाई अनजीरेड। चलिए ये तो हो गया, आपने देख लिया साइडवेज और एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक और ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। चलिए देखिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो हेडिंग दीजिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यार देखो आपको मैंने इससे बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग का एनर्जी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होगा। नॉन बॉन्डिंग का क्या होगा, एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल ही रहेगा। नॉन बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होगा, इक्वल ही होगा। देखते हैं कैसे फॉर्म होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which has equal energy to atomic orbital is non-bonding molecular orbital, देखते हैं फॉर्म कैसे होगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपके पास कोई s ऑर्बिटल है प्लस और एक आपके पास
p ऑर्बिटल ऐसे है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब इमेजिन करिए s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ऐसे आ जाए, अब क्या होगा, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा कुछ ऐसा, ये ऐसे रहेगा और ये वाला p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, जो ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है, ऊपर वाले में प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो रहा है, नीचे वाले में s का प्लस p का माइनस, नीचे वाले में प्लस और माइनस दोनों ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ऊपर वाले में तो कंस्ट्रक्टिव है, नीचे वाले में डिस्ट्रक्टिव है। समझ में आ रहा है? एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। अब क्या बोलेंगे, एक में एनर्जी डिक्रीज होगा, एक में इंक्रीज होगा। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि ये एनर्जी कुछ चेंज होगा ही नहीं, ये एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पॉइंट चमका क्या? फिर से एक समझाने का ट्राई करता हूँ, देखिए एक बार। मान लीजिए एक p ऑर्बिटल है, लेट्स से अगर ये z एक्सिस है, लेट्स से इमेजिन करिए, ये मान लीजिए pz है प्लस माइनस और एक px है प्लस माइनस, ये px। अब ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, अब क्या होगा, एक pz और एक px अगर ऐसे आएंगे दोनों, अब क्या होने वाला है, तो ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगा, तो ऊपर प्लस प्लस नीचे प्लस माइनस, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगा ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, s ऑर्बिटल है और दूसरा मान लीजिए कोई dxy ले लेते हैं, वैसे ही ठीक, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, जेड एक्सिस इंटरलिंक हटा दो, ठीक ना। अब मान लीजिए कोई भी ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, अब इसमें क्या होगा, s और ये d है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर ओवरलैप करेगा ये, और यहाँ से ऐसे ओवरलैप कर लेगा, तो ऊपर ओवरलैपिंग प्लस माइनस रहेगा, नीचे प्लस प्लस रहेगा। फिर से आप देखिए यहाँ पे जो एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, ओवरऑल कोई एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक डी ऑर्बिटल ले लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, और एक कोई पी ऑर्बिटल ले लेते हैं ऐसे। अब देखिए ये भी अगर ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, यहां से ऐसे और फिर से ऊपर प्लस माइनस, नीचे प्लस प्लस, ऊपर भी यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है प्लस माइनस, यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है प्लस प्लस। एक डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो फिर से ओवरऑल मैं इसे बोलूंगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई dxy ऑर्बिटल है, dxy प्लस प्लस माइनस माइनस, और दूसरा है dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये ऐसा होता है प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये भी सोचिए अगर ओवरलैप करेगा राइट एक्स एक्सिस के अलावा, तो फिर क्या होगा, ये ओवरलैपिंग कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है प्लस प्लस एंड प्लस माइनस में, ऊपर प्लस प्लस नीचे प्लस माइनस। फिर से यार एक कंस्ट्रक्टिव हो रहा है एक डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये सारे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। फिर से आपसे कोई पूछे कि नॉन बॉन्डिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है क्या, तो आंसर विल बी नो, इनमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। सिर्फ आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इफ z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आपको बताना है कि बॉन्डिंग होंगे या एंटी बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग, कौन सा फॉर्म होगा आपको ही बताना है। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये बेसिकली dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर में ये प्लस प्लस होता है और रिंग में बेसिकली माइनस होता है।
अगर ये एस के साथ ओवरलैप कर रहा है, आपको बताना है क्या बनेगा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग, तीनों आपको आंसर देना है। डिजिट स्क्वायर में लोब्स में प्लस प्लस साइन होता है, याद रखिए, प्लस PZ। और एक चीज और याद रखें कि ये Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, फिर आंसर दीजिए, ठीक ना। एक चीज का ध्यान रखें आप, ये जो भी मॉलिक्यूल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, जेड के लॉन्ग आएंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग आएंगे, ध्यान रखना, ठीक ना। दोनों किसके लॉन्ग आएंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग आएंगे। अब आप थोड़ा आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये dz स्क्वायर, मान लीजिए dz स्क्वायर ऐसा है, s ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, z एक्सिस के लॉन्ग, ये z एक्सिस है, z एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, राइट। तो यार ये ऐसे ओवरलैप करेगा, राइट, प्लस प्लस प्लस, फिर तो प्लस प्लस है, इनसे क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंपल है। dz स्क्वायर और pz दोनों आ रहे हैं, z एक्सिस यही है आपका, pz मतलब इस एक्सिस के लॉन्ग है, pz अगर ऐसे लाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि z एक्सिस इधर ही है, ये भी z एक्सिस ऐसी है, दोनों पास में आ रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या बनेगा, कौन सा, ये माइनस प्लस प्लस प्लस। अब देखिए ओवरलैपिंग सेम फेज में हो रहा है, इसलिए ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, क्लियर है। यहाँ पे देखिए dxy है, इसका मतलब है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और s ऑर्बिटल है। z एक्सिस कैसा होगा, z एक्सिस ऐसे ऊपर है, z एक्सिस के लॉन्ग s ऑर्बिटल आ रहा है। z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब ये न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस z एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो z एक्सिस तो बाहर है, अगर x इधर है y ऊपर है और ये dxy है, तो z एक्सिस बाहर होगा, s ऑर्बिटल इधर बाहर से आ रहा है, ऊपर से। इमेजिन करिए क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसा प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे ऐसे ही s ऑर्बिटल आएगा, क्लियर है, ऊपर से आ रहा है। अब सोचिए s ऑर्बिटल में इधर प्लस प्लस, इधर प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस प्लस, दो एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये xy है, ये भी xy है, तो ये किसके लॉन्ग आएंगे, z एक्सिस के ऊपर होगा, z एक्सिस के लॉन्ग ये आ रहा है। अब मैं z एक्सिस के लॉन्ग इसके ऊपर रख दूं, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आए। dxy ऐसा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, dx स्क्वायर y स्क्वायर इसके लॉन्ग आ रहा है, मतलब ऊपर से आके रखोगे आप, मीन्स ये ऐसा, जो मैं दूसरे से ड्रॉ कर देता हूँ, इसे देखिए आप, dx स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे आ रहा है, और ये है प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आप देखेंगे ये जो प्लस है इसके साथ बॉन्डिंग, इसके साथ एंटी बॉन्डिंग, ये माइनस इसके साथ बॉन्डिंग, इसके साथ एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है क्या। इसमें देखिए dz स्क्वायर है,
जेड एक्सिस मींस ऐसा है और इधर से px आ रहा है, px जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो ये कैसे ओवरलैप करेगा प्लस प्लस और ये यहाँ से ऐसे ओवरलैप करवा दो यार। अब बोली क्या आएगी तो ये भी क्या होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर इतना? अब तो एक चीज और, ये आपको समझ में आ गया। एक मान लीजिए अगर dxy है, dxy प्लस प्लस माइनस माइनस नेक्स्ट इसी में और एक और dxy, इमेजिन करिए ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, बताइए कौन सा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड बनने वाला है अगर ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आया तो? दिमाग लगी, जेड एक्सिस ऊपर होगा, इसका भी जेड एक्सिस ऊपर होगा, ये ऊपर से सुपर इंपोज होगा, राइट? मींस ये इसके साथ सुपर इंपोज होगा, फिर ये इसके साथ सुपर इंपोज होगा, ये इसके साथ सुपर इंपोज होगा और ये इसके साथ सुपर इंपोज होगा। प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ। तो आप देख रहे हैं कि सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड सिंस 4 लोब इंटरेक्शन है, इसका 4 लोब इसके 4 लोब से इंटरेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड बनेगा, राइट? और ये क्या रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डेल्टा बॉन्ड आपको पता है क्या होता है? सिग्मा में क्या होता है कि जस्ट 1 लोब इंटरेक्शन होता है, पाई में क्या होता है 2 लोब इंटरेक्शन होता है, 2 लोब इंटरेक्ट करेंगे। डेल्टा में क्या होता है चारों लोब, इसके 4 लोब इसके 4 लोब से इंटरेक्ट करें तो ये डेल्टा बॉन्ड बनता है। डेल्टा बॉन्ड में अगर सेम फेज में इंटरेक्शन करें तो फिर ये बॉन्डिंग, अपोजिट फेज में इंटरेक्शन करें तो क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। एक सिलेबन और जेड एक्सिस ही आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सेम प्रॉब्लम, और पी जेड प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस पी जेड। अब बोलिए क्या होगा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, इन तीनों में आपको आंसर देना है। माइनस है इसका मतलब क्या करेंगे आप, इमेजिन करिए माइनस है इसका मतलब सब्सट्रैक्ट हो रहा है ये, तो आप इसको रिवर्स में सोच सकते हैं। माइनस है मतलब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना लें, इसको नेगेटिव बना लें, मींस आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो गई है प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा है कुछ नहीं करना है, जस्ट जो लोब्स हैं, लोब्स के साइन है बस रिवर्स कर दीजिए। क्लियर है क्या? तो आप ऐसे ही कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।